ओके सो अब हम लोग ग्लाइसिन के बारे में तैयार हैं, बारी बारी से सभी नॉन पोलर अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सभी से कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी किसी एग्जाम्स में, कभी कुछ प्रॉपर्टी को लेके आ जाते हैं, और फिर हम लोग को ये भी पता है कि रामचंद्रन अमाइनो एसिड को लेकर अगर हमें रामचंद्रन प्लॉट समझना है तो हर अमाइनो एसिड के बारे में एक अच्छी जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम रामचंद्रन प्लॉट को बेहतर से समझ पाएंगे। राइट तो हम लोग शुरू करते हैं। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, और इसकी चलिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट, ओके, सामने ही दिख रहा है कि ये एक कायरल है। एक कायरल क्यों है? क्योंकि इस पर क्या अटैच है, दो सेम ग्रुप अटैच हो गए हैं टेट्राहेड्रल कार्बन से, तो वो वैसे भी रहा नहीं, H और H हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, एक कायरल हो गया। अगर एक कायरल हो गया तो जाहिर सी बात है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया तो क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा। ऑप्टिकली एक्टिव रहने के लिए सबसे पहली डिमांड ही यही है कि वो जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो एसिमेट्रिकल अल्फा कार्बन होना चाहिए प्लस कायरल होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइसिन जो है एज अ प्रिकर्सर बहुत उसका रोल है। यहाँ पे जो कुछ मेंशन किए हुए हैं अगर आपको पता हो, हीम एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, और हम लोगों को इसको डिटेल में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पढ़ना भी है। तो हीम को बनाने के लिए दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक पूरी पोरफायरिन 9 रिंग होती है और बीच में आयरन होता है, राइट, फेरस के फॉर्म में आयरन को पकड़ा जाता है। वो क्यों उसके सेंटर में रहता है ये एक अलग बहुत डिटेल विषय है, राइट। तो अभी फिलहाल हमारा इससे काम चल जाएगा कि इसमें जो हीम जो बनता है, ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल जो हमारा हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप होता है उसको बनाने में इसका रोल होता है। ठीक है, प्यूरिन रिंग बनाने में जो प्यूरिन रिंग होती है न्यूक्लियोटाइड्स में जो कार्बन नंबर 4 N5 और N7 जो है उसको बनाने में ये हेल्प करता है। क्रिएटिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन सर्विस बेसिस पे आ जाते हैं कि क्रिएटिन क्या है। तो क्रिएटिन एक प्रकार का ट्राइपेप्टाइड होता है। तो ट्राइपेप्टाइड कैसे अरेंज होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। वो क्या है, एल आर्जिनिन, एल ग्लाइसिन एंड एल मेथियोनिन। ठीक है, यही याद करेंगे। आरजीएम तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि आर्जिनिन का जो सिंगल लेटर कोड है वो क्या है, RGM। ठीक है, जिसमें ग्लाइसिन और मेथियोनिन नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। तो अब ये क्या हो गया, तो ये ट्राइपेप्टाइड होता है, ये बूस्ट करता है मसल ग्रोथ के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो गया। बाइल एसिड में ग्लाइसिन और बाइल एसिड सिंथेसिस आप जानते हैं, जो हमारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो डाइजेशन और ये सब के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ग्लाइसिन और टॉरिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये दोनों कंपोनेंट बाइल एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एज अ प्रिकर्सर वो यहाँ काम करता है। फिर बात आती है रामचंद्रन प्लॉट। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को काफी डिटेल में रामचंद्रन प्लॉट बाद में पढ़ना ही है, पर हम लोग को ध्यान में अभी से ये रखना है कि ग्लाइसिन अपने सिंपल और स्मॉल स्ट्रक्चर होने के बाद, यहाँ जो स्मॉल स्ट्रक्चर की बात आती है वो इस कंटेस्ट से आती है बार बार, क्योंकि आप कहेंगे ये तो पूरा सभी के लिए सेम है, पर इसमें से ये दोनों जो पेप्टाइड बॉन्ड ये दोनों जो है पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जो साइड चेन होता है वही नीचे की तरफ क्या होता है, आप कह सकते हैं फ्री होता है। अब वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहने का सेंस ये है कि मैं बहुत ही क्रूड से एग्जाम्पल ले रही हूँ कि सपोज ये आपके अमाइनो एसिड क्या, मान लीजिए आपकी एक ये रस्सी है। अब आपने यहाँ पे एक और रस्सी के थ्रू फ्लावर्स ऐसे लटका दिए हैं, राइट, ये ऐसे फ्लावर्स हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक लकड़ी का ब्लॉक अटका दिया है। ठीक है, तो किसको घूमने में ज्यादा परेशानी होगी, कौन फ्लेक्सिबली मूव कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है जहां पे इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होगी साइड चेन में, वहां पे क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल होने के कारण वो क्या होगा, वो इधर उधर घूम सकता है। पर जहां पे रिजिड स्ट्रक्चर आ जाएंगे वहां पे क्या होगा, हिंड्रेंस कॉज होने की संभावना है, वो घूमेगा नहीं, राइट। तो उसी तरीके से ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है कि वो रामचंद्रन प्लॉट में ज्यादातर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो उस पर जो स्टडी हुई है वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसा प्लॉट हमें दिखता है, राइट।
एक और चीज है कि हालांकि इसके विषय में आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक इस एग्जाम्पल से भी, कि अगर हम कहीं पे भी एक जगह कोई चीज छोटी सी है और आप फिर बहुत ज्यादा बड़ा कोई अमाइनो एसिड लाके उस जगह पे शिफ्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, वो प्रोटीन की जो आइडेंटिटी है वो लूज हो जाएगी, वो खो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही है कि हम कोलेजन में ग्लाइसिन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ऑलमोस्ट 30 to 35% कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन क्या है? मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपकी बॉडी में पाए जाने वाली है, जो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी रिजिडिटी कितनी इंपॉर्टेंट और मायने रखती है, ठीक है। और इसको भी हम लोग रामचंद्रन प्लॉट में देखते हैं। तो अब ये जो है, जो ग्लाइसिन को अगर आप हटा के उसमें कोई बड़ा ग्रुप डाल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो इफेक्ट होगा, प्रोटीन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो कमजोर होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कौन सी डिजीज हो जाती है। अगर इस तरह का म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ग्लाइसिन की जगह कोई और बल्कियर वहां पे अमाइनो एसिड आ जाता है तो वो क्या डिजीज होती है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो फिर क्या होगी, वो टेंसाइलिटी मेंटेन नहीं होगी, वो स्ट्रेंथनेस मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा रोल है कि ये यूरिन फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। ग्लाइसिन और बेंजोइक एसिड मिलके क्या करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो ये तो सिंपल सी चीज थी, थोड़ा सा और हम लोगों को पढ़ना है। ग्लाइसिन जो है हेलिक्स ब्रेकर, देखिए दो चीजें हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको ग्लाइसिन प्रोलीन दोनों मेंशन है तो ऑब्वियसली आप प्रोलीन ऑप्ट करिएगा, क्योंकि इन दोनों को ही एज अ हेलिक्स ब्रेकर रिप्रेजेंट किया जाता है। बट सेंस ये है कि प्रोलीन ज्यादा रिजिड होने, क्योंकि ग्लाइसिन फिर भी फ्लेक्सिबल है पर प्रोलीन ज्यादा रिजिड होता है। क्यों रिजिड होता है? अपने स्ट्रक्चर की वजह से, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो वो जो है वो मतलब ज्यादा हेलिक्स ब्रेकर की तरह बिहेव करेगा। पर यहाँ ग्लाइसिन जो है वो यहाँ पे एक्चुअली में देखा गया है कि वो टर्न्स और लूप्स में पाया जाता है। जिनको ये टर्न्स एंड लूप्स पता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है थोड़ा सा हम बता देते हैं। हम बार बार ये मेंशन करते हैं कि भाई ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, सपोज बॉडी में। उसके बाद क्या होता है कि हम डीएनए, दिस इज योर्स, सपोज दिस इज डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है एमआरएनए, ये एमआरएनए है। एमआरएनए जब बनता है तो एमआरएनए पर ये कोड्स होते हैं लगे हुए। इन कोडॉन के बिहाफ पे ही क्या होगा, ये जो अमाइनो एसिड हैं ये बारी बारी से आएंगे, ये आएगा, फिर ये 3 कोड जो है मान लो इस अमाइनो एसिड को बुला रहा है, राइट। और ये ट्रांसलेशन करते हुए ये एक पूरे पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जब एक पॉलीपेप्टाइड बनेगी, पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद ये प्रोटीन जो है क्या होती है, फोल्ड होती है। पर इससे यहां जाने से पहले जो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। और यही प्रोटीन, मान लो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, आप इसको इमेजिन करो कि ये बहुत लंबी बनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ये फोल्ड होके ऐसे फोल्ड हुई, उसके बाद ये ऐसे फोल्ड हुई, बीटा शीट बना ली, फिर उसके बाद ये फिर से एक बार अल्फा हेलिक्स बना ली। सपोज ये एक प्रोटीन, अब ये क्या है, ये प्रोटीन पूरी तरह से आपकी, जब प्रोटीन अपने टर्शरी यानी 3D ओरिएंटेशन में आती है तब वो हमारी फंक्शनल प्रोटीन कहलाती है। तो यहाँ पे जो आपको ये एरिया मिल रहा है ये है आपका टर्न्स एंड लूप्स, ठीक है, जहां पे वो मुड़ रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कोई खास अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो ग्लाइसिन ज्यादातर टर्न्स एंड लूप्स में पाया जाता है, और भी अमाइनो एसिड होंगे वो हम लोग जैसे जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक। तो ज्यादातर ये वहां पाया जाता है। दूसरी चीज, हम लोग इसको ग्लाइसिन को ध्यान में रखिए, हम लोग ग्लाइसिन को किस में इंटीग्रेट कर रहे हैं? ग्लाइसिन इज अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड। एक स्लाइड ओपन नहीं हुई, हम आपको कल दिखा देंगे, ठीक है। हालांकि वैसे भी हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं जब प्रोटीन चैप्टर होता है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग
बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, हम लोगों ने लाइन से लिखा ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, प्रोलीन, राइट। ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। अब सवाल आप लोगों को कैसे आना शुरू हो गए कि आप ये बताओ कि कौन ज्यादा नॉन पोलर है। ठीक है, तो आप कहेंगे जिसका साइड चेन जितना ज्यादा लंबा होगा तो उसमें उतना ज्यादा CH2 CH3 प्रेजेंट होंगे और ये लोग वाटर से इंटरैक्ट नहीं करते। ठीक, पर ये ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन ये सब तो लगभग उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड में। तो इनमें से ज्यादा नॉन पोलर कौन होगा, कौन वाटर को देख के ज्यादा तेजी से भागेगा। ठीक, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इजीली एक इंडेक्स देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोपैथी इंडेक्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आज बता दे रहे हैं, उस इंडेक्स को हम लोग कल हम दिखा देंगे। तो ये जो हाइड्रोपैथी इंडेक्स है, अब ये कैसे बना है, सब डेल्टा जी ये सब अभी ये बात की बात है, सिंपल से समझिए। ये जो हाइड्रोपैथी इंडेक्स है ये दो लोगों ने, दो मतलब साइंटिस्टों ने अपना दिया है। एक होता है काइडो-लिटिल इंडेक्स, तो आपको इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, काइडो-लिटिल इंडेक्स। ठीक, ये जो इंडेक्स है इसमें क्या होगा, जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे, जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे उनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, और जो पोलर अमाइनो एसिड होंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जो जितना चार्ज होगा, अगर चार्ज है तो जाहिर सी बात है और नेगेटिव वैल्यू होगी, तो वो आप पॉजिटिव वैल्यू को देखकर ही आप बता सकते हैं कि कौन कितना नॉन पोलर है, तो वो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो ये इंडेक्स हम कल दिखा देंगे क्योंकि इसमें हम लोगों को कुछ पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना है और बातों को पकड़ना है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो जब हम लोग इंडेक्स देख लेंगे, ठीक है, अभी आप लोग किस भी यहाँ पे कहते हैं भाई चेन जितनी ज्यादा लंबी हो रही है, तो दैट इज ट्रू, बट फिर भी कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। ठीक, कौन कितना ज्यादा नॉन पोलर है। ठीक, तो ये आपको इंडेक्स ध्यान में रखना है। तो क्या आप सोचोगे कि क्या सबकी हम वैल्यू रटेंगे, नहीं, वैल्यू नहीं रटनी, एक बार ही आप देख लेंगे, उसकी एनालिसिस कर देंगे, चीज समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब देखिए, पर आप यहां से देखिए, अब एनालिसिस आप यहीं से करने लगेंगे। अब आप बता सकते हैं, अगर हम पूछे ग्लाइसिन की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी या आइसोल्यूसिन की, तो आप तुरंत कहेंगे ग्लाइसिन छोटा सा अमाइनो एसिड है, सिर्फ हाइड्रोजन साइड चेन में अटैच है। आइसोल्यूसिन तो थोड़ा लंबा होता है, ज्यादा CH2 CH3 होंगे, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी। हम लोग ने लिखा है ना, नॉन पोलर की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। ठीक, और ग्लाइसिन की कंपैरेटिवली कम होगी। पर अगर हम आपसे पूछे अच्छा सबसे कम होगी, तो आप बोलेंगे हाँ, जितनी नॉन पोलर अमाइनो एसिड है सबसे कम वैल्यू इसी की होगी। तो कहने का टोटलिटी में मतलब क्या आया कि ओके, एक हाइड्रोजन है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करेगा अगर हम इसको वाटर में डाल दें। तो ये अपने आप को हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट और हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेगा। अगर आप इसको ऐसी जगह रखते हैं जहां पानी बिल्कुल नहीं है, ठीक, और ऐसी जगह रखते हैं जहां पे पानी बहुत है, तो उसको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जहां तक मुझे याद है 0.3 शायद इसकी वैल्यू है, हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो ये जो बात है कि ये जो एनवायरनमेंट की यहाँ बात हो रही है, तो हम एनवायरनमेंट को भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एनवायरनमेंट की बात है तो एनवायरनमेंट, ये जो हमने बोला ना प्रोटीन फोल्ड होती है, देखिए जब प्रोटीन फोल्ड होती है, हम थोड़ा इसको और ऐसे तो आप देख रहे हैं कि एक अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो प्रोटीन कोशिश करती है कि वाटर अंदर ज्यादा रहे ना, ठीक है, बाहर वाटर है तो बाहर ऐसे अमाइनो एसिड आ जाएंगे जो कि वाटर से इंटरैक्ट कर पाए, और जो अंदर है वो अंदर चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, है ना। जैसे मेजॉरिटी अगर मदर इज अ हाउस वाइफ, तो वो अंदर के घर को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और अगर फादर इज वर्किंग एनफ, तो वहां पे क्या होगा, वो बाहर के एनवायरनमेंट को, तो इस तरीके से ये अपने घर का इन्होंने ओरिएंटेशन रखा। ठीक, तो दिस इज एनवायरनमेंट। तो ग्लाइसिन यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है। ठीक, अब ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना होगा क्वेश्चन पढ़ के कि वो क्या पूछ रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप जज कर सकते हैं।
अगर वहां पे सिर्फ आपको ये बताना है और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, सब जगह लिखा हुआ है कौन इसमें से ज्यादा नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, तो ग्लाइसिन है, उसके बाद सब चार्ज अमाइनो एसिड है, तो ऑब्वियसली आप ग्लाइसिन ऑप्ट करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कभी कभी इससे एनालिटिकल भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने हाइड्रोपैथी की भी बात कर ली। ठीक, तो आई होप द थिंग मस्ट बी क्लियर। मींस कभी भी फिट हो जाएगा, कभी भी फिट हो जाएगा, वही मैंने कहा कि किस प्रकार की कैसी कंडीशन है। ठीक है, अब हम कोलेजन प्रोटीन में ग्लाइसिन को जब समझेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। पर यहाँ पे अगर हम ग्लाइसिन एक फ्री अमाइनो एसिड के रूप में भी देखें या अगर वो पेप्टाइड बॉन्ड बना चुका है उस रूप में भी देखें तो हमें क्या दिख रहा है। अब आप अच्छा एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा कि ग्लाइसिन रामा, या कभी कभी क्या होता है बच्चे सीधे रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ते हैं, तो कम से कम चलो इतना ही आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लाइसिन जो है ज्यादातर रामाचंद्रन प्लॉट के हिस्से में पाया जा रहा है। ठीक है, और डिटेल नहीं पता, चलिए छोड़ दीजिए। तो क्यों पाया जा रहा है, वो हर जगह फिट हो जा रहा है ना, क्योंकि वो पूरा क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, और वो अगर पेप्टाइड बॉन्ड भी बना लिया तो हाइड्रोजन ही तो है छोटा सा, और एक उस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहीं भी जाके एडजस्ट कर लेगा, तो इट कैन फिट इनटू बोथ, यस हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। इसीलिए मैंने कहा ना, अंदर कैसा एनवायरमेंट होगा, प्रोटीन के अंदर ज्यादातर एनवायरमेंट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा, कहने का सेंस ये है कि फिर भी बहुत मिनिमाइजेशन होता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसी चीज को तो हमें समझना होता है ना, जब हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, देखिए यहाँ पे यही होता है, कभी कभी अगर डायरेक्टली केमिस्ट्री की बात करो तो अरे हमें केमिस्ट्री कहाँ उससे, पर नहीं, इसीलिए पढ़ना होता है क्योंकि हम लोग तब वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, अट्रैक्शन या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है पूरे कंप्लीट वे में, है ना। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें अभी हम लोग जोड़ रहे हैं, फिर हम लोगों को डिटेल पढ़ना है किस तरीके से चार्ज फोर्स इंटरैक्ट करते हैं, क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं वैन डर वाल या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को निकालने में। हाँ, तो ये अभी, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना तो चीजों को जितना आप देखेंगे और समझेंगे ना वो और इतना उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो अभी किसी भी चीज को याद करने की या एकदम रटने की कोशिश नहीं करनी। अभी जैसे आप कह सकते हैं, अभी तो था ग्लाइसिन जो है यहाँ पाया जा रहा है टर्न्स एंड लूप्स में, अभी आप बोल रहे हैं यहाँ पाया जा रहा है ना, तो फिर इसमें भी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, पर कहने का सेंस ये है कि मैक्सिमाइजेशन क्या होता है कि वो टर्न्स एंड लूप्स में अगर कहा जाए, अब यहाँ पे देखिए, अब इस चीज को कहने का सेंस, अब ये भी सवाल हो सकता है, आप यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे क्यों फिर बात की जा रही है, तो भाई यहाँ पे होगा ना कि भाई जो टर्न्स लेने में कौन से अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है। भाई बड़े अमाइनो एसिड होंगे तो उन्हें घूमने में प्रॉब्लम होगी, तो नेचर ने क्या किया कि वहां पे ग्लाइसिन और प्रोलीन को ज्यादा रख दिया। अब इसका मतलब थोड़ी ना ये कि ग्लाइसिन यहाँ अब होगा ही नहीं, इस एरिया में ग्लाइसिन है ही नहीं। अब इस देखिए एक वाक्य का सेंस कितना इलाबोरेटिव है, कहने का सेंस टर्न्स और लूप्स में पाए जाने का सेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, राइट, तो वो टर्न्स और लूप्स में उसको नेचर ने यहाँ पे रखा, यहाँ भी पाया जाएगा। कोलेजन प्रोटीन में जो ट्रिपल हेलिक्स होती है उसको जब हम लोग देखेंगे तो वहां भी पाया जा रहा है। तो हम लोगों ने बताया है कोलेजन को हम लोग को डिटेल में डिस्कशन करना ही है। इट इज काइंड ऑफ, और ग्लाइसिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो अगर देखा जाए रिपीटेड यूनिट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइसिन एक्स एंड वाई, राइट, ग्लाइसिन एक्स एंड वाई, ग्लाइसिन एक्स वाई, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो फिर बाद में ग्लाइसिन एक्स वाई ऐसे ऐसे हम अब डिटेल कोलेजन में ही बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा भी बढ़ेगी। तो एक्स और वाई पोजीशन पे जो हम लोगों ने नहीं देखा था अभी कोलेजन प्रोटीन के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा रेफरेंस किया था उसको, कहाँ पे बातचीत की थी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने बात की थी कि कुछ प्रोटीन जो है मॉडिफाई हो जाते हैं, कौन से 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, तो वो क्या है, वो यही है, ठीक है, एक्स वाई पोजीशन पे, ठीक। और आगे हम लोग कोलेजन हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पे अपना टाइम बचाते हैं, ठीक, फिर वहां पे डिस्कशन होगा ही होगा। ओके, ग्लाइसिन, ओके,
ग्लाइसिन ग्लूटाथियोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूटाथियोन सुना होगा, ये एक ट्राइपेप्टाइड होता है, ये भी याद कर लीजिए। ये कौन सा टेट्रापेप्टाइड है? इसमें 3 अमाइनो एसिड जुड़े हैं, कौन कौन से? ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। तो यहाँ पे ग्लाइसिन है इसलिए इसका, तो अब जैसे अब ये पॉइंट इन दोनों के लिए भी हो गया। अच्छा, ग्लूटामेट और सिस्टीन के लिए भी हो गया कि अच्छा ये दोनों अमाइनो एसिड एक इंपॉर्टेंट ट्राइपेप्टाइड में पाए जाते हैं जो कि ग्लूटाथियोन। अब हम बार बार इसको ये क्यों कह रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है या क्यों? क्योंकि आजकल एंटीऑक्सीडेंट पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में, राइट। हालांकि ये दूसरे एस्पेक्ट का वो है। मान लेते हैं दिस इज योर आरबीसी सेल, ठीक है। आरबीसी सेल के बाहर जो है, सपोज दिस इज योर ट्राइपेप्टाइड ग्लूटाथियोन, ठीक। तो ये जो ग्लूटाथियोन है ये क्या है? ये आपकी मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के मतलब दौरान क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो होती हैं जिनके पास कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है या वो फ्री रेडिकल के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो इस तरीके के कंपोनेंट होते हैं ना, या सुपर ऑक्साइड आप लोगों ने सुना होगा, है ना, इस तरीके से ये भी सुना होगा, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया या राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इस पे अटैक करते हैं मेम्ब्रेन को और मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जो ग्लूटाथियोन है, SH मींस क्योंकि सिस्टीन में SH ग्रुप होता है, तो ये ग्लूटाथियोन का मान लेते हैं रिड्यूस स्ट्रक्चर है और ये ऑक्सीडाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब क्या है, मान लेते हैं कि ये जो आपका SH, हाँ पहले तो रिडक्शन, भाई रिडक्शन मींस क्या होता है? रिडक्शन मींस रिडक्शन मींस गेन होता है, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस होता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है, राइट, यानी ये रिड्यूस फॉर्म में है। और अगर ये लॉस हो जाए तो क्या होगा? सॉरी, मैंने थोड़ा एरो उल्टा बना दिया है, मैं इधर बनाऊंगी तो ये ठीक है। तो ये क्या करेगा कि मान लीजिए H2O2 है, ये भी एक तरह का क्या है? प्रॉब्लमैटिक एजेंट है, डैमेज कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ग्लूटाथियोन H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को पकड़ेगा और क्या कर देगा? वाटर बना देगा। इस प्रोसेस में ग्लूटाथियोन जो है वो क्या कर रहा है? इसको ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब आप देख रहे हैं ये वाटर बन गया और ये खुद क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो फिर वापस इसको अपना काम चालू रखने के लिए अपने फिर इस फॉर्म में आना होगा। तो इस फॉर्म में आने के लिए कौन रोल प्ले करता है? NADPH। NADPH ज्यादातर फोटोसिंथेसिस में आपने सुना होगा, ठीक है। NADH और NADPH की सारी बातें तो आगे होंगी ही होंगी, बट हम यहां बताना चाहते हैं कि जो भाई एनिमल सेल्स में NADPH का प्रोडक्शन कौन करता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से होता है, जो कि इन सब प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और भी भाई रोल हैं NADPH के हमारे एनिमल सेल्स में, जैसे फैटी एसिड सिंथेसिस में आप NADPH सुनेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब आपने क्या अभी क्या समझ सकते हैं? हाइड्रोजन अगर है तो भाई क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन है। अभी लॉस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये इसका रोल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछे गए हैं और डिस्कस हम करेंगे ये क्वेश्चंस, तो ये ध्यान में रहना है। तो ये बात हम 3 अमाइनो एसिड की हो गई, ठीक है। ये इन तीनों के कंटेस्ट से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ग्लूटाथियोन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ट्राइपेप्टाइड जो है ये पूरा याद रहना चाहिए सीक्वेंस, ठीक। दूसरा ग्लूटाथियोन का रोल है कि एस एडेनोसिल मेथियोनिन, जो कि हम लोग मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें इसका रोल होता है। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है कि जो अमाइनो एसिड है उनको मेटाबोलाइज करता है, किडनी तक भेजता है और फिर बाद से बॉडी से बाहर, ठीक। अगर हम ड्रग कंजम्पशन कर रहे हैं तो ड्रग भी तो क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। तो ड्रग को भी बॉडी से बाहर निकालने में ग्लूटाथियोन का एक इंपॉर्टेंट रोल है,
ठीक है। फेरस को भी ये फेरिक में कन्वर्ट करता है, यानी रिडक्शन प्रोसेस देखिए कितनी तेजी से कर रहा है। ठीक, हाँ एक बात अगर आप लोग के दिमाग में और घूम रही है कि NADPH जब अपना हाइड्रोजन, ये कह सकते हैं भाई NADPH अभी रेड्यूस फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि H है इसके साथ। ठीक, फिर जब ये इसको दे देगा, क्योंकि ये H मान लो इसको दे दिया तो ये H आ गया, यानी ये ग्लूटाथियोन रिड्यूस हो गया, तो ये NADP प्लस बन जाएगा। ठीक है, पर ये अब मेंटेन कहां से होगा? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो ये भी अभी हम लोगों का टॉपिक का वो नहीं है, तो अलग ही मेटाबॉलिक पाथवे है। ओके, अब हम लोग आते हैं कि इसका रोल जो है, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो अभी आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आप लोग कितना इस बारे में, बट हम बहुत ही बेसिक सी चीज बताएंगे, हम डिटेल नहीं जा रहे हैं। ठीक, अब आप बस इमेजिन करिए यहाँ पे कि ये एक न्यूरॉन है, ये बड़ा न्यूरॉन है ना, ये बड़ा सा न्यूरॉन है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको 3 और न्यूरॉन्स जो है कनेक्ट कर रहे हैं। यानी मान लेते हैं कि आप लोग शायद प्री सिनेप्टिक या पोस्ट सिनेप्टिक, जो लोग टर्मिनोलॉजी जानते हैं, सो वेल एंड गुड। ठीक, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग उन सब टर्म्स पे नहीं जाएंगे, बस सरल भाषा में ये समझेंगे कि आपको ये समझना है कि ये जो है, ये न्यूरॉन इस सेल को कोई सिग्नल दे रहे हैं, ये न्यूरॉन जो है इसको सिग्नल दे रहा है। ठीक है, ठीक, तो बिग न्यूरॉन को क्या करने के लिए, या तो इस न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए, या तो इनहिबिट करने के लिए, या तो इसके काम को रोकने के लिए, या तो क्या करने के लिए, चालू करने के लिए कि भाई अपना तुम काम करो, एक्साइट करो। ठीक, तो अब आपको क्या बात याद रखनी है, अभी हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं तो हम बार बार यही बोलेंगे, सिंपल सिंपल। ठीक, तो जब भी कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज लोड होगा इसके अंदर, तो जो ये न्यूरॉन जो है, जो बड़ा न्यूरॉन है, वो क्या होगा? एक्साइट होगा। और जब कैटायन, ध्यान से, जब कैटायन अनलोड होगा, इसका उल्टा कर दिया जाए, अनलोड होगा, या कोई एनायन अंदर आएगा, कैटायन अनलोड होगा और एनायन अंदर आएगा। ठीक है, यानी लोड होगा, अनलोडिंग लोड फिनोमिना, इसी की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? न्यूरॉन इनहिबिट करेगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो छोटा वाला, ये वाला जो न्यूरॉन है, दिस वन, ये न्यूरॉन ने एक ऐसा सिग्नल भेजा जिससे कि पोटेशियम आयन चैनल जो है वो खुल गया। तो ये सब वोल्टेज गेटेड है, पोटेशियम आयन चैनल खुल गया। तो जब पोटेशियम आयन चैनल खुला तो ये कैटायन अंदर जाने लगे, तो जब कैटायन अंदर जाएंगे तो क्या होगा? एक्साइट हो जाएगा, ये न्यूरॉन एक्साइट होगा इस केस में। ठीक है, एक तरह से डीपोलराइजेशन इवेंट हो रहा है, हम लिख देते हैं डीपोलराइजेशन। अब देखिए, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपोपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी सेल बायोलॉजी में मैम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डिटेल है पूरा। ठीक, लीकी चैनल्स, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, मैकेनो सेंसिटिव चैनल, ये सारी जो चीजें हैं वो डिटेल वहां पे डिस्कस होगा। अभी हमें क्या समझना है, तो अभी हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अभी गाबा टर्म आएगा, कुछ ग्लूटामेट आएगा, बार बार आप ये वर्ड याद करते हैं स्टूडेंट्स की, अच्छा ये अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है, इनहिबिट करता है। तो उससे बेटर है कि आप देख लें, कि वो छोटे में ही समझ लें, डिटेल्स बाद में बता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटायन यहाँ लोड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्साइट हो रहा है। अब मान लीजिए पोटेशियम आयन बाहर निकलने लगे, अगर ऐसा ये खुल जाए और बाहर निकलने लगे तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि ये इनहिबिट होगी, क्योंकि कैटायन अनलोडिंग इनहिबिट होगा। अगर एनायन अंदर जाने लगे तो क्या होगा? लोड हो रहा है एनायन, यहाँ लोड हो रहा है, इनहिबिट होगा।
तो बस इतना ध्यान में रखना है, सिर्फ अभी ये 2-3 ही बातें याद रखिए और हम लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम फिर भी थोड़ा सा ये इसी एस्पेक्ट में बता देते हैं कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो हैं वो हमें एक्साइटरी हो सकते हैं और इनहिबिटरी, जो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो एक्साइटरी में क्या होता है, डीपोलराइजेशन, यानी कैटायंस लोड हो रहे हैं। इनहिबिटरी में क्या हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कैटायंस अनलोडिंग हो रही है। थोड़ा थोड़ा बस अभी अपने काम चलाने बढ़कर याद रखिए। अब क्या होता है कि भाई जो भी रिसेप्टर, जो भी हम लोगों ने बात की, रिसेप्टर बोलिए या उसको चैनल बोलिए, वो खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो उनको भी बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जैसे निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, 5-हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामिन, सेरोटोनिन। तो अभी आपको याद रखने के लिए, क्योंकि ये टर्म तो बार बार आता ही है ना, तो आप क्या करिए कि बस इतना याद रखना है कि ओके, सेरोटोनिन कैटायंस की लोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इस तरह के रिसेप्टर लोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो एक्साइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्लूटामेट रिसेप्टर से कौन अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, ग्लूटामेट बाइंड करेगा। तो अभी हम लोग जब ग्लूटामेट अमाइनो एसिड पे आएंगे, विच इज अ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक, तो वहां पे आप लोगों को याद दिलाना होगा कि यस, वो कौन सा है, एक्साइटरी या डीपोलराइजेशन करता है, यानी एक्साइट करेगा। ठीक, उसी तरीके से गाबा आएगा। अभी हम लोगों ने बताया था ना, बीटा अमाइनो एसिड में गाबा का एग्जाम्पल लिखाया था, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेप्टर्स, तो गाबा और ग्लाइसिन। तो अभी हम लोग ग्लाइसिन की बात कर रहे थे, अभी हम लोग और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस में क्या आ जाता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाता है, तो ये दोनों जगह काम कर रहा है, और ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड। तो हालांकि सीएनएस में दोनों ही, ये याद रखिएगा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, सो दिस इज द थिंग। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, गाबा। तो गाबा क्या कर रहा है, अब देखिए गाबा में क्या होता है, गाबा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड अभी ही हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये 2 तरह के गाबा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक गाबा ए होता है, एक गाबा बी होता है। जो गाबा होता है वो कुछ आयन चैनल्स टाइप होता है, यानी आप देख रहे हैं इस तरह से पाइप टाइप, ये है चैनल्स की तरफ होगा। और ये जो होता है, ये जो 7 पास टाइप रिसेप्टर होता है, गाबा बी। ठीक, और इन दोनों ही रिसेप्टर से, ये क्या है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये रिसेप्टर है। ठीक है, दीज आर रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है। ठीक, तो ये गाबा बी इस तरह का रिसेप्टर होता है, गाबा ए इस तरह का रिसेप्टर होता है। तो गाबा रिसेप्टर मतलब क्या, गाबा बाइंड करेगा, कौन, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड बाइंड करेगा। जब इस पर ये बाइंड करता है गाबा ए, तो क्लोराइड आयन तेजी से अंदर आएंगे। जब ये अंदर आएंगे क्लोराइड आयन, तो क्या होगा, जब ये अंदर आएंगे तो क्या होगा, क्लोराइड आयन से ये लोड हो रहा है। जब ये लोड हो रहा है तो ये क्या होगा, इनहिबिटरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, देखिए यहां पे है ना, गाबा इनहिबिटरी, ग्लाइसिन इनहिबिटरी। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा। उसी तरीके से गाबा, हम लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और फिर गाबा बी, तो क्या गाबा बी क्या कर रहा है, गाबा बी पोटेशियम की, देखिए कितना अच्छा ये चीज है और कितना इंपॉर्टेंट आपको खुद लगेगा। गाबा ए रिसेप्टर क्लोराइड एनायन की लोडिंग करता है, और गाबा बी रिसेप्टर, ये बी रिसेप्टर क्या करता है, पोटेशियम आयन की अनलोडिंग कर रहा है, यानी कैटायन अनलोड हो रहे हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, इनहिबिशन। तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाबा रिसेप्टर दोनों ही इनहिबिशन कॉज करेंगे, दोनों ही इनहिबिशन कॉज कर रहे हैं, पर दोनों के तरीके अलग हैं, दोनों के रिसेप्टर का स्ट्रक्चर भी अलग है। यहां पे ये कैसे इनहिबिट कर रहा है, क्लोराइड एनायन की लोडिंग से, और ये पोटेशियम आयन के कैटायन की अनलोडिंग से।
तो आई थिंक ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ग्लाइसिन में इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और हम लोगों ने गाबा को भी बात कर ली, और भी जो हम लोगों ने था वो भी डिस्कस कर लिया है। ओके तो एक्चुअली वही वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग एक्चुअली इसको जब रिसेप्टर बनाना होता है 7 पास रिसेप्टर, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि हम लोग प्रोटीन में देखेंगे कि एक्चुअली किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा वो देने के लिए जो हम कल डिस्कस कर रहे थे पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के कंटेस्ट से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने बात की थी कि अगर नॉन पोलर अमाइनो एसिड को हमें देखना हो तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना वो नॉन पोलैरिटी दिखाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, अब देखिए ग्लाइसिन का क्या है -0.4, ठीक। अब आइसोल्यूसिन का देखिए, ठीक, आइसोल्यूसिन का देखिए, आप ल्यूसिन का चेक कर सकते हैं। द टेबल इज लाइक आधा यहाँ पे आधा इस साइड है। तो आइसोल्यूसिन आप देख रहे हैं 4.5, ल्यूसिन 3.8, राइट। तो इस तरीके से एक कंपैरिजन हम लोग देख सकते हैं। एलेनिन देखिए, ठीक, हालांकि आपको स्ट्रक्चर से भी एक बेहतर आइडिया हो जाता है, बट यहाँ पे हमें और बेटर क्लैरिटी होती है। आप शायद जिन्होंने थोड़ा अमाइनो एसिड पहले भी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि आर्जिनिन बड़ा बेसिक होता है। तो बेसिक होने के तो और भी रीजंस हैं, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना, इनके हिसाब से -4.5 आप देख रहे हैं, यानी ये क्या है आर्जिनिन। आर्जिनिन एक क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड होता है ना, बेसिक अमाइनो एसिड होता है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता है। तो यहाँ पे हम एक जो चार्ट है उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी। ओके तो अब यहाँ पे हमने जो एक मार्क किया है सिस्टीन, आप इसको देखिए, सिस्टीन की वैल्यू जो है वो 2.5 है, और सिस्टीन को हम लोग रखते कहाँ पे हैं, सिस्टीन पोलर में हम लोग रखते हैं क्योंकि थियोल ग्रुप एसएच ग्रुप उसके साइड चेन में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और आने वाले समय में भी इससे भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे कि यहाँ पे इसमें क्या दिया गया है, 2.5 वैल्यू दी गई है, और ये पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा ही चीजों को लेके चलेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन इस बिहाफ पे पूछा जाए तो आप बड़े अटेंटिव रहें कि काइडो लिटिल इंडेक्स के अकॉर्डिंग या हॉपवुड्स, अब आप हॉपवुड्स अगर देखना चाहें, हमने पहले भी बोला था काइडो लिटिल पर ज्यादा वो किया गया है, ठीक। पर अगर हॉपवुड्स देखना चाहें तो हॉपवुड्स ठीक उसका उल्टा है, काइडो लिटिल में जितना नॉन पोलर होगा उतना पॉजिटिव होगा, पर हॉपवुड्स में क्या होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। आइसोल्यूसिन यहाँ पे देखिए -1.8 है, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, जितनी पोलैरिटी होगी यानी जितना चार्ज होगा तो पॉजिटिव, यानी इसका सिर्फ उल्टा है। तो इट्स फार बेटर कि आप काइडो लिटिल का डेफिनेशन कहिए या कॉन्सेप्ट याद रखिए, द मोर द नॉन पोलर अमाइनो एसिड इज its value will be positive, the right, और वाइज वर्सा, और उसका सिर्फ उल्टा आपको कर देना है हॉपवुड्स में। मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आप लोग देख लो जिनको थोड़ा भी डाउट हो रहा है। तो व्हाट आई नीड टू से कि जो काइडो लिटिल इंडेक्स था उनके अकॉर्डिंग जो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो होंगे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड अभी याद नहीं हुआ है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद हुआ है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। पोलर अमाइनो एसिड को हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, पोलर अनचार्ज हो सकते हैं और पोलर चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। और पोलर चार्ज में क्या आ जाएंगे, बेसिक अमाइनो एसिड आ जाएंगे और एसिडिक अमाइनो एसिड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए। पोलर अनचार्ज में वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके साइड चेन में कुछ ऐसे ग्रुप अटैच होते हैं जैसे OH,
SH या CONH2 इस तरह के ग्रुप अटैच होते हैं, जो कि देखिए चार्ज नहीं है पर उनको क्या है, इनके अंदर पोलैरिटी है। किस वजह से? इस तरीके के जो जैसे आप देख रहे हैं, आपको नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, जो कि उनको वाटर से इंटरैक्ट करने में मदद करेगा, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड ये डोनेट कर सकते हैं या ले सकते हैं, यानी वाटर से ये ग्रुप इंटरैक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, यानी वाटर लविंग होते हैं। तो जो चार्ज होते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का चार्ज होगा, तो अगर चार्ज होगा तो वो ऑब्वियसली पोलर होंगे और वो इंटरैक्ट कर पाएंगे। पर यहाँ पे अनचार्ज और चार्ज में बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए। अब चार्ज में क्या होगा बताया, बेसिक और एसिडिक। तो जो बेसिक अमाइनो एसिड होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो एसिडिक होंगे उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अनचार्ज अमाइनो एसिड में कौन कौन आ जाते हैं, मैं लिख देती हूँ। सेरीन आ जाता है, थ्रियोनीन आ जाता है, सिस्टीन आ जाता है, राइट, एस्पैराजीन आ जाता है और ग्लूटामीन आ जाता है। क्लियर? बेसिक में क्या आता है, हिस्टीडीन आता है, आर्जिनिन आता है, लाइसीन आता है, राइट। और क्या है, सॉरी, लाइसीन, ठीक। एसिडिक में क्या आ जाता है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आ जाता है, ठीक। तो ये हमारे पोलर अमाइनो एसिड हुए। तो इनके अकॉर्डिंग काइडो लिटिल इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप उसका चार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी पोलर की काइडो लिटिल इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस साइन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कार्डोलिटिल में होगी। तो क्या होगा, जो चार्ज होंगे वो और ज्यादा उनकी नेगेटिव वैल्यू होगी, जो चार्ज अमाइनो एसिड्स होंगे उनकी वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो और ज्यादा होगी, ठीक। और नॉन पोलर में क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हम लोग नॉन पोलर में जानते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन एंड प्रोलीन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अभी तो सिर्फ ये नाम पूछते हैं और ये जो इंडेक्स है ये यूज होता है, जैसे कि हम लोग ने, मैंने बताया अभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं कितनी बार मेम्ब्रेन ट्रांसफर्स कर रही है, इस पर गेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो बनाया जाता है ये इनके इंडेक्स को यूज करके ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको एकदम पता ही होना चाहिए, नो नीड टू रिमेंबर द टोटल वैल्यू। पर अगर आप बस ध्यान से कुछ चीजों को कलेक्टिवली देखेंगे यू विल गेट एन आइडिया कि कौन कितना नॉन पोलर होगा और कौन कितना पोलर होगा। तो जब कभी आपको कंफ्यूजन हो, और अच्छा हाँ देखिए इन सभी अमाइनो एसिड में अभी क्या रह गया है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। अब देखिए हम कल आपको यही समझा रहे थे कि जब आप इंटरव्यू बेसिस पे क्वेश्चन करने जाते हैं तो कई बार अगर आप अपना बायोकेमिस्ट्री ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, दे फ्रीक्वेंटली आस्क यू कि आप नॉन पोलर और पोलर के बिहाफ पे 20 अमाइनो एसिड को कैटेगराइज करें, ठीक। तो वहां पे आप ऐसे बना सकते हैं, पर जैसे ही आप ये बनाएंगे तो आप ये शायद मिस आउट कर सकते हैं। जैसे अभी क्योंकि सारा फोकस अभी नॉन पोलर पोलर पे था तो मैंने भी ऐसे ही ड्रॉ किया। पर क्या होता है, हम लोग जब केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम एरोमेटिक को क्या करते हैं, हम लोग अलग से बोलते हैं कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड में हमारे फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन आते हैं। पर हमने कल क्या बात की थी, अब जब आपको कैटेगराइजेशन इस तरीके से करना को कहा जाएगा, क्वेश्चंस भी आते हैं मल्टीपल चॉइस में और इंटरव्यू में तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, राइट। तो फिनाइलएलेनिन जो है और ट्रिप्टोफैन है वो आप कहाँ रख सकते हैं, वो आप नॉन पोलर में रख सकते हैं, उनकी भी वैल्यू को आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये बात की बात है कि हम एरोमेटिक अगर बोल रहे हैं ठीक है, वो अमाइनो एसिड जिनके पास रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। पर बेटा अभी हम लोग यहाँ पे सारे अमाइनो एसिड यानी 20 अमाइनो एसिड को किस बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं, नॉन पोलर और पोलर। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड को भी आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इन तीनों को,
क्योंकि एरोमेटिक एक स्ट्रक्चर बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं, आप पोलैरिटी की बात नहीं करें। अगर आप लिखते हैं कि एरोमेटिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनके पास रिंग प्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की बात कहां से आई? क्योंकि रिंग सिर्फ आपने रिंग बोल दिया तो दैट डजंट मीन कि हाँ वो नॉन पोलर या पोलर में रखा जाएगा। आपको ये बताना होगा रिंग स्ट्रक्चर है वो एक अलग बात हो गई, पर आपको ये बताना होगा कि नहीं ये जो है इनका जो स्ट्रक्चर में जिस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन को हम नॉन पोलर अमाइनो एसिड में रख सकते हैं और टायरोसिन को हम कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि टायरोसिन यहाँ पे हम टायरोसिन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो अनचार्ज होता। अब देखिए टायरोसिन को हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, चार्ज में नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, पोलर अनचार्ज होगा। अगर आप अब ये जो भी जितनी भी बातें अब आपने सुनी है, अब आप उसकी यहाँ पे ओके चलिए ट्रिप्टोफैन को हम लोगों ने नॉन पोलर में, अब आप कहेंगे यहाँ तो माइनस वैल्यू है, ठीक है माइनस वैल्यू तो फिर ग्लाइसिन के भी है पर वो स्लाइटली नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन को, अब बेटा प्लीज इस बात को समझिए, कोई भी क्वेश्चन के आधार पे ही आपको ऑप्ट करना, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन के आधार पे आप ऑप्शन ऑप्ट करेंगे कि अगर कोई ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्लाइसिन है, ठीक है ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, चलिए आइसोल्यूसिन है, इसमें से अगर आपको बोला जाएगा कि कौन नॉन पोलर है तो तुरंत आप आइसोल्यूसिन सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। बट कुछ ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां पे आपको बोला जाए कि आप बताइए इसमें से थोड़ा पोलर कौन है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, ठीक है सॉरी आइसोल्यूसिन चलिए लिख देते हैं, और मैंने लिख दिया ट्रिप्टोफैन। तो अब आप देखिए इन सभी में थोड़ा पोलर कौन है, नॉन पोलर हम नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली में ये सभी क्या है नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि थोड़ी पोलैरिटी कौन दिखा सकता है, तो वो ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ट्रिप्टोफैन की माइनस ये ऐसी नेगेटिव वैल्यू है। पर अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कि आप बताइए कि नॉन पोलर कौन है, ट्रिप्टोफैन दिया हुआ है, सेरीन दिया हुआ है और सेरीन थोड़ा और वैसा बनाते हैं, आर्जिनिन चलो लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं, एच लिख देते हैं, इसमें नॉन पोलर कौन है, तो दिस विल बी डब्ल्यू। तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि आपको ये आइडिया देगा कि हाँ हमें किस तरीके से अपने ऑप्शन को लेना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो फेमस थोड़े क्वेश्चंस हो गए हैं कि हाँ वो ऐसा भी नहीं होगा कि आपको लगेगा बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन हो रहा है, बस वहां पे थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम अपनी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा जज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें अपने उसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना पड़ता है, वो किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो किसके साथ एसोसिएटेड दिखा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी वेरी डायरेक्ट। बी में भी हमें लगता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट है, बट अब वहां पे भी क्या आ रहे हैं, काफी डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, दे आर नॉट सच इजी। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, बाद में हम लोग फिर बात भी करेंगे कि काइट-डू लिटिल इंडेक्स किस बेसिस पे दिया गया है, क्या चीज इसमें एनालाइज की गई है, तो वहां पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। हम लोगों का अभी समझने के लिए जो अभी हम लोग अमीनो एसिड की नॉलेज ले रहे हैं उसके लिए इतना कुछ